वेलकम टू ऑल साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर डिफेंस एकेडमी मथुरा पर। तो आज हम फिर आपके साथ मॉक टेस्ट 7 में धमाकेदार मॉक टेस्ट में तो आज हम मॉक 7 करने वाले हैं। जिसने आज से पहले 6 मॉक नहीं दिए हैं फिजिक्स के, तो आप उनको देकर आएँ। फिजिक्स का मॉक टेस्ट 7 हम आज करने वाले हैं, और जिसने इंग्लिश की क्लासेस नहीं देखी हैं वो इंग्लिश की क्लासेस को भी कंटिन्यू देखते रहें। अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे रहा है। और क्या है कि जो हम नोट्स वगैरह देते हैं वो हम अपने ऑफिशियल चैनल पर देते हैं, इसी नाम से है कैरियर डिफेंस एकेडमी मथुरा के नाम से टेलीग्राम पर, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम ज़्यादा टाइम न लगाते हुए अब हम चलते हैं अपने मॉक टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आज के मॉक टेस्ट में 26 क्वेश्चन होने वाले। एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा लेकर आया हूँ, अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने रख लिया, ठीक है। मैंने नहीं देखा कि 25 करने हैं इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें दिया है कि धातु की प्रतिरोधकता लगभग होती है, तो आपको बताना है कि धातु की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो इसमें धातु की प्रतिरोधकता फिक्स है बिल्कुल, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इसमें 10⁻² से 10⁻8 ओम इंटू मीटर यह प्रतिरोधकता का यूनिट है, ठीक है। यूनिट 2 पूछ सकता है, यदि अगर प्रतिरोधकता का कहीं पर आया तो बता देना, ठीक है। तो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 0 केल्विन ताप पर गैस की कौन सी राशि शून्य होती है। तो आपको हम बता दें 0 केल्विन ताप पर, ठीक है ना। तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग आपका शून्य होता है, तो इसलिए आपकी जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, वो आपकी 0 हो जाएगी। तो इसमें पूछा कौन सी राशि शून्य होती है, तो 0 केल्विन ताप पर आपकी गतिज ऊर्जा शून्य आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन थर्ड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आयतन प्रत्यास्थता का विमीय सूत्र होता है। तो चलिए अब हम आयतन प्रत्यास्थता का आपका विमीय सूत्र हम निकाल के बताते हैं आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या है, हम इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। ये इसका फॉर्मूला है F/A 12/प्रति से हम निकालेंगे इसका। ये आयतन प्रति होती है, ठीक है। डेल्टा V/V बराबर, तो क्या है कि ये तो रेशियो है, ये तो कट जाएगा यहाँ से, और जो F और A का हमको विमीय सूत्र रखना है, तो mLt-2/L2। तो L2 को हम यहाँ से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो यहाँ से 1 है और -2 -1 बचेगा, mL-1t-2, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करा रहे हैं। सभी क्वेश्चन शुरू से लास्ट तक आपको वीडियो देखनी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समतापीय प्रक्रम जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, उसमें बीपी ग्राफ किसे व्यक्त करता है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो जो ये PV बराबर nRT ये फॉर्मूला होता है, तो उसमें PV बराबर ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम, ठीक है, आयतन। तो ये यहाँ पर आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन होती है इसकी, वो होती है XY = c², ये इसकी फॉर्म में होती है, ठीक है। तो क्या है कि जो यहाँ पर ये c है वो कांस्टेंट है, तो x ∝ 1/y के समान, x समानुपाती हो जाएगा 1/y के। आप ऐसे कह सकते हैं x जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा y के, ठीक है ना। तो क्या है कि जो इसका, जो इससे जो ग्राफ बनेगा वो आपका समकोणीय, जो आपका ग्राफ होगा समकोणीय परवलय होगा, ठीक है। जो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, थोड़ा ऐसा, ठीक है। आई थिंक आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक मनुष्य 990 मीटर दूर स्थित किसी सीटी की ध्वनि सुनकर अपनी घड़ी में लाता है, ठीक है। जो घड़ी कोई बजा, वो मतलब सीटी कोई बजा रहा है तो उसको सुनता है
वो अपनी घड़ी में लाता है, ठीक है। तो उसकी घड़ी में कितना दोष उसको देखने को मिल रहा है, तो क्या है कि जो दोष देखने को मिल रहा है तो उसमें घड़ी सुस्त होगी, तेज तो होगी नहीं, क्योंकि जो आपके पास जो ध्वनि आएगी वो है बजने से पहले नहीं आएगी, बजने के बाद आएगी, ठीक है ना। तो क्या है कि इसमें हम सीधा सा फॉर्मूले से निकालेंगे, जो टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बराबर समय बराबर दूरी बट्टे 4 होता है, सीधा फॉर्मूला है ये। तो आपको नीची क्लासों में भी सभी में मिल जाएगा, ठीक है। 9 तक सभी क्लासों में यूज होता है मोस्टली। तो टाइम बराबर दूरी अपन 4, तो इसमें दूरी का मान दिया है आपको 990, ठीक है, और चाल दी हुई है आपको 330 मीटर पर सेकंड। तो इसमें क्या है, ये 3 बार आपका इससे कट जाएगा। तो 3 मैंने क्या बताया था, सुस्त हो जाएगी। तो 3 सेकंड सुस्त आपको कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या होती है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या आपकी अनंत होती है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें दिया है सदिश ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण होगा। तो एक्स अक्ष के साथ जो एंगल बनता है उसको आपको फाइंड करना है। तो एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू, जो ए वेक्टर है एक्स अक्ष के साथ में हमको निकालना है। तो एक्स अक्ष जो है उसके साथ जो होता है वो आई होता है, तो हम डायरेक्ट इसका गुणा कर रहे हैं। इसका आई से होगा तो आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है, टाइम को देखते हुए थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। तो आई का जे सी करेंगे तो आपको 0, ठीक है, अपॉन में इसका करेंगे तो अंडर रूट में आपको मिलेगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 आपको देखने को मिल रहा है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 45 की वैल्यू होती है। तो क्या है कि यहाँ से थीटा बराबर आपको 45 अंश देखने को मिल रहा है, जो कि 45 अंश कहाँ है, ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वैज्ञानिक चार्ल्स का नियम है, ठीक है। तो वैज्ञानिक चार्ल्स का जो नियम है वो है आयतन समानुपाती होता है तापक्रम के। ये आपको कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है आयतन जो समानुपाती होता है टेम्परेचर के, ये वैज्ञानिक चार्ल्स ने नियम दिया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एक विशेष स्थिति है। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वह किसकी विशेष स्थिति है। इसका कहने का मतलब यह है कि यह किसके संरक्षण पर आधारित है। तो क्या है कि जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है वो है ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। लिख लेना इसको, पीछे भी वीडियो में एक में करा चुका हूँ शायद। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जो सार्वत्रिक गेट होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल गेट होते हैं, तो यूनिवर्सल आपके नैंड और नॉट गेट होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है इसमें। अब यदि इसमें पूछा सार्वत्रिक गेट तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब किसी भी वीडियो में या किसी भी क्वेश्चन में या एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि जो मेन गेट कौन कौन से होते हैं, तो मेन गेट आपके ऑप्शन डी वाले आपके मेन गेट होते हैं, और एंड नॉट, ठीक है। और इस चैप्टर से मैं मोस्टली क्वेश्चन लेके आता हूं क्योंकि इससे गेटों से एक क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो एक और क्वेश्चन आ गया है इसमें। तो नॉट गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है वह क्या होता है। तो नॉट गेट का बूलियन व्यंजक होता है आपका ए डैश इज इक्वल टू बाई। मतलब क्या है कि जो एक हम करेंगे उसमें इनपुट करेंगे तो आउटपुट आपका 0 आएगा, और यदि अगर इनपुट 0 करेंगे तो आउटपुट आपका 1 आएगा, ठीक है। ये इसका होता है। किसी वीडियो में स्पेशल इसके लिए भी ले आऊँगा, ठीक है। आपका सपोर्ट अच्छा बना रहा तो आप अपनी सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है। तो ये आपका नॉट गेट का हो गया।
और यदि अगर किसी भी वीडियो में आपको पूछ सकते हैं और गेट का, ठीक है, और गेट का पूछ लिया जाए तो होता है y इज इक्वल टू ए प्लस वी, ठीक है। और यदि अगर पूछ ले एंड का यदि अगर पूछ ले तो उसका होता है y बराबर a डॉट b, ठीक है। आई थिंक आपके तीनों क्लियर हो गए होंगे, आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती हैं। तो आपको बताना है कि विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित क्या हो जाती हैं। तो इसमें मैं बता दूं कि विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाते हैं अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण। ये क्यों विक्षेपित हो जाते हैं? क्योंकि इन पर आवेश होता है, ठीक है, इन पर आवेश होता है। इन पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। एक अल्फा पार्टिकल पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, इसीलिए ये विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित हो जाते हैं। जबकि जो ये तीनों हैं, एक्स रे हैं आपकी, गामा रे हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, तो इनमें क्या है कि आपका आवेश का मान 0 होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों हैं जो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं हो पाते हैं, और ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, अल्फा पार्टिकल, क्योंकि इस पर एक अल्फा पार्टिकल पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक एसी स्रोत से जुड़े एलसीआर परपथ का कौन सा अवयव ऊर्जा व्यय करता है? तो आपको मैं बता दूं, इसमें ऊर्जा व्यय आपका करता है आर आपका ऊर्जा व्यय करता है, क्योंकि जो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका P बराबर 1/2 I नॉट V नॉट कॉज फाई, ठीक है। तो जो R के लिए आपका होता है वो फाई का मान 0 होता है। तो कॉज फाई का मान निकालेंगे हम, कॉज 0 का मान यहाँ पर रखेंगे तो उसका मान आपका आएगा 1। तो ये आपको देखने को मिलेगा इतना, ठीक है। P बराबर 1/2 इंटू I नॉट V नॉट, ठीक है, ये इसके मैक्सिमम मान होते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको ऑप्शन बी आपको यहाँ पर राइट आंसर के रूप में लगा देना है। और मैं यहाँ पर और भी बता देता हूँ, और जो L एंड C होते हैं, ठीक है, प्रेरकत्व और संधारित्र जो धारिता वाले होते हैं, तो उनमें क्या है कि आपका फाई का मान 90 डिग्री या π/2 लिख सकते हैं। π/2 उनमें कालांतर होता है, ठीक है। तो उसमें कॉज फाई बराबर, जब कॉज 90 का मान आप रखेंगे कॉज π/2 का, तो आपको 0 मिलेगा, तो उसमें आपकी धारा नहीं बहेगी। तो इसमें आपको धारा, ठीक है, ऊर्जा आपकी वह नहीं होगी। तो एल और सी में आपकी ऊर्जा व्यय नहीं होगी, आर में आपकी ऊर्जा व्यय होगी। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझाया हमने, ठीक है ना। तो यदि अगर आवाज़ की थोड़ी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि हम खुद बोलते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि कैसा हो रहा है, ठीक है। आप बताना कि यदि अगर कोई आपको गलती लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। जैसा कि हम बताते हैं सॉल्यूशन में तो कोई गलती नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता कर जाएं, जिससे आगे वीडियो में आपको पुनः सॉल्यूशन कर दिया जाए। तो इसमें क्या है कि इसमें दिया है एक ही माध्यम में संचरित 2 तरंगों के समीकरण निम्न, y1 बराबर 5 sin 2π, और ये कोष्टक में 75t - 0.25x, और ये y2 का मान आपको दिया है 10 sin 2π, कोष्टक में 150r - 0.50x, ठीक है। तो जो 2 तरंग दी हुई हैं, ये तरंगों के समीकरण हैं आपको, तो इनकी तीव्रताओं का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो इसमें रिलेशन जो होता है वो होता है I प्रोपोर्शनल टू A², I प्रोपोर्शनल टू A²। यहाँ से हम रिलेशन बनाएंगे तो I1/I2, ठीक है, बराबर आपको देखने को मिलेगा A1/A2 का होल स्क्वायर बराबर। और जो इसमें ये दिए हैं ये एम्पलीट्यूड आयाम हैं, ठीक है ना। तो इनका मान दिया हुआ है 5/10 का स्क्वायर कर देंगे, इससे ये कट जाएगा, 1/2 आएगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपको ऑप्शन बी में आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 1:4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन अप्रत्याशित टक्कर के दौरान संरक्षित नहीं रहता है? तो क्या है कि अप्रत्याशित जो होता है इनलास्टिक कोलिजन होता है, उसमें आपकी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है,
गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। और जो प्रत्यास्थ टक्कर होता है उसमें संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों होते हैं। यह क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। इसमें पूछा संरक्षित नहीं रहता है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो कि अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए संरक्षित नहीं रहती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फ्यूज वायर किस मिश्र धातु का बना होता है? तो आपको बताना है कि फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है, ठीक है। आई थिंक आपने कर लिया होगा, आपको याद होगा। इसका आंसर है, नहीं याद हो तो आप इसको नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा, टंगस्टन। जो फ्यूज तार बना होता है वो आपका टंगस्टन मिश्र धातु का बना होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज ए होती है, कैसी बताइए? तो यह है वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। ये इसके एन और जो एस पोल होते हैं, मैं इसको समझा देता हूं। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एस टू एन होती है, एस से एन की तरफ। यह सदिश राशि है, ठीक है। यह प्लस एम है, यह माइनस एम है। यह इसके मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है। आपको निकालना ये इसका मैग्नेटिक डायपोल हमने बनाया है, ये आपको समझ गए होंगे आप। एस टू एन इसकी डायरेक्शन होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वो है ताप जिस पर ध्वनि, वायु में ध्वनि की चाल उसकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चाल की दुगनी हो जाती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है चाल का, वो होता है V बराबर √3RT/m। अब हम यहाँ से रिलेशन निकालेंगे तो V है वो आपका समानुपाती होगा अंडर रूट में ताप के। तो यहाँ से निकालेंगे V1/V2 इज इक्वल टू अंडर रूट में T1/T2, ठीक है ना। तो अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो जो V1 का मान है वो 1 आ जाएगा और इसमें चाल दुगनी कर रहा है तो 2 बराबर, और आपको अंडर रूट में आपको देखने को मिलेगा T1 का मान है 273, ठीक है। 0 केल्विन 0 सेंटीग्रेड है तो सेंटीग्रेड में हम इसको नहीं नापते हैं, तो इसमें 0 सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन आपका हो जाएगा। 273 हम रख चुके हैं, ठीक है। और अब आपको T2 जो कितना टेम्परेचर हो गया वो आपको फाइंड करना है। तो क्या है कि दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देंगे, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 1/4 हो जाएगा बराबर 273 है ये अपॉन T2, ठीक है। तो आपको T2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका इधर क्रॉस हो जाएगा तो आपको मिलेगा 1092 इसका क्रॉस करने पर। तो T2 का जो मान आ गया आपका वो आ गया 1092 केल्विन, ठीक है। ये 4 ऑप्शन केल्विन में दिए हैं हुए, इसलिए केल्विन में बदला है। ये अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिए होते हैं तो केल्विन में निकाल के वापस से फिर डिग्री सेंटीग्रेड में निकाल लेते, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 19 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो एक यूनिट किसके तुल्य होती है? तो जो एक यूनिट होती है वो आपकी बता दूं 1 किलोवाट आवर जो होता है वो आपका 1 जूल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हम इसको 1 किलो को लिखते हैं 1 × 10⁻³ इंटू W की W इंटू, और जो हावर दिए हुए हैं उसको हम सेकंड में करते हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 60 मिनट में आपकी हर मिनट में 60 सेकंड, तो इसका गुणा हो जाएगा। तो इंटू में लिख लेंगे इसमें इसको 3600। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है? ऑप्शन बी आपको राइट आंसर के रूप में देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर पॉइंट होता है तो इसको यहाँ पर ले आए हुए हैं तो 10 की घात 3 बन गया और 3 और 3 6 हो गए हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी परपथ 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ा है, इससे प्राप्त निर्गत में उर्मिकाओं की आवृत्ति होगी, ठीक है। तो आपको इसमें निकालना है। तो इसको मैं डायग्राम बता के आपको समझाता हूं। देखो, तो ये है इसमें जो पीएन संधि लगी होती हैं, ये इसमें पीएन संधि हैं,
ठीक है, ये आपकी P हो गई, ये N हो गई, ठीक है। ये पूर्ण तरंग दृष्टिकारी हम बना रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये N हो गया, ये P हो गया। तो यहाँ पे जो AC, जो हम AC देंगे वो आपकी ऐसे आएगी, जो AC है ये 50 हर्ट्ज, AC की वैल्यू फिक्स होती है 50 हर्ट्ज। और जो निर्गत जो निकलेगी, ठीक है ना, जो बाहर निकलेगी, सॉरी बाहर निकलेगी जो, तो वो आपको ऐसे देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर दोगुनी हो जाती है, बाहर निकलती है जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में, और उनका की आवृत्ति दुगनी हो जाती है, ठीक है। आपको 100 हर्ट्ज यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 21 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें क्या है कि जो लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो जो लेंज का नियम किस भौतिक संरक्षण नियम पर आधारित है, तो मैं आपको बता दूं, ऊर्जा एनर्जी के संरक्षण पर आधारित होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो माध्यम का ताप बढ़ाने पर प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे जो अपवर्तनक वाला फॉर्मूला होता है वो होता है N = C/V। यहाँ से निकालेंगे वेग V = C/N, ठीक है ना। तो क्या है कि माध्यम का ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक कम होगा। जब अपवर्तनांक कम होगा तो इसका वेग बढ़ेगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर, मैंने अपवर्तनांक का पिछली शायद वीडियो में कराया था, ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक घटता है। जब अपवर्तनांक घटता है तो आपका वेग बढ़ेगा। ताप बढ़ाने पर प्रकाश का वेग बढ़ता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 23 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वीडियो को रोककर सॉल्व कर लें। आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो इसका जो कूलम नियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। जो यहाँ पे K है, ठीक है ना, वो होता है 1/4πε0। इसका मान होता है फिक्स 9.9 × 10⁹ ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। F का मान हम यहाँ से निकाल रहे हैं, तो इसका मान रखते हैं 9 × 10⁹ ठीक है ना, इनटू में 1.6 × 1.6। इसमें दिया है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान आपको लेना है, इनटू मैं घातों को दोनों को मिक्स करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना, जोड़ के, तो 10⁻38 हो जाएगा। अपॉन में हम लिखेंगे, तो क्या है कि 1 एंगस्ट्रम दिया हुआ है, तो 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर होते हैं। अब इसका इसमें R² है, तो हम स्क्वायर करेंगे तो 10⁻20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आपको ऑप्शन ए मिल जाएगा। आप रफ कॉपी पर इसको सॉल्व कर लें, जब इसका आंसर लगाएं ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो अब क्वेश्चन 24 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें दिया है एक गेंद ऊपर से गिर रही है, यही समझ जाइए इसका लॉजिक क्या है। ऊपर से गिर रही है तो प्रारंभिक वेग आपका 0, ठीक है, प्रारंभिक वेग आपका 0। और इसमें दिया है 3वीं और 5वीं सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो S3/S5 आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे A/2 कोष्टक में ये जो फॉर्मूला होता है SNवें सेकंड में चली गई दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है U+1/2A, ठीक है, इनटू में और 2n-1। तो इसमें क्या है कि U की मान हमने 0 रख दिया है, और A/2 और n का मान आप इसमें दिया है 3 के लिए 3 आएगा, तो 2 × 3 - 1 अपॉन A/2 कोष्टक में 2 × 5 - 1। यहाँ से ये कट जाएगा, तो ऊपर आपको देखने को मिलेगा 5 और नीचे आपको देखने को मिलेगा 9। तो ऑप्शन डी में आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसमें यही लॉजिक था कि ऊपर से गिर रही है तो इसका प्रारंभिक वेग 0 हमने माना है। 25 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन। धातुओं के लिए
ऊर्जा रिक्त जो डेल्टा Eg, जो E डेल्टा G का मान होता है वो कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं धातुओं के लिए ऊर्जा रिक्त का मान 0 होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। धातुओं के लिए ऊर्जा रिक्त का मान 0। और यदि अगर पूछ ले आपको कि अर्धचालकों के लिए होता है तो मैं आपको बता दूं अर्धचालकों के लिए ऑप्शन बी आता। अर्धचालक यहां लिख देता हूं मैं, अर्धचालक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। और पूछता अचालक के लिए तो अचालक के लिए आपका आता ऑप्शन सी। मैं और कलर चेंज से लिख देता हूं अचालक, ठीक है। आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना अचालक। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसके लिए आ जाएगा धातुओं के लिए, धातुओं के लिए आपको आ जाएगा ए 0। क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल में तरंगें होती हैं, ठीक है। आपको जल में तरंगें बतानी है तो मैं आपको बता दूं जल में जो तरंगें होती हैं वो अनुदैर्ध्य भी होती हैं और अनुप्रस्थ भी होती हैं। हर स्टूडेंट को यह चीज मालूम नहीं होती है, ठीक है ना। तो क्या है कि वो कभी तो अनुदैर्ध्य लगा देता है, कभी अनुप्रस्थ लगा देता है। मैं आपको बता दूंगा, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। चलो, तो इसमें क्या है कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती हैं। जो अनुदैर्ध्य होती हैं, जो अनुदैर्ध्य होती हैं वो होती हैं जल के अंदर, जल के अंदर। आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना। और जो अनुप्रस्थ होती हैं, जो अनुप्रस्थ होती हैं वो होती हैं जल के बाहर, ठीक है। जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं वो आपकी ऐसी होती हैं, ठीक है। ऐसी आपकी अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। और जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो आपकी ऐसी होती हैं, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग अनुदिश होती हैं और अनुप्रस्थ तरंगें तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती हैं और अनुदैर्ध्य तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होती हैं। तो इसमें ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया होगा। यदि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो, इस क्वेश्चन के लिए 1 लाइक तो बनता है, ठीक है। और आप अपना फुल सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। आपका यह अपना चैनल है, ठीक है ना। तो फुल आपको शेयर करनी है वीडियो। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताकर जाना है कैसी लगी आपको वीडियो। और यदि अगर आप शुरू से एंड तक आए हैं तो बताइए आपका मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा, और अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर आपको बताकर जाना है। तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। अब हम यहीं पर आपकी क्लास आज की एंड करते हैं। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।